मिशन एमबीबीएस के एफएलपी नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इसमें फिजिक्स के पोर्शन में दो यूनिट्स हैं, एक वेव्स एंड ऑसिलेशन का और दूसरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इसका राइट आंसर हमारे पास एनर्जी है, क्योंकि फर्स्ट लॉ के बारे में ये कहा जाता है कि फर्स्ट लॉ इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और जहां भी एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो, दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, ट्रांसफर वेव्स कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी ऑन। ट्रांसफर वेव्स अपनी एनर्जी को कहां ट्रांसफर कर सकते हैं? क्वेश्चन को यूं भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफर वेव्स किस मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं। इसका राइट आंसर हमारे पास है सॉलिड्स। लेकिन इसकी रीजन क्या है? सॉलिड्स में ट्रांसफर वेव क्यों प्रोपेगेट करती हैं? ट्रांसफर वेव की प्रोपेगेशन की एक कंडीशन है कि ट्रांसफर वेव सिर्फ उन मीडियम में प्रोपेगेट करेगी जिनमें अपनी शेप को डिफॉर्म करने की प्रॉपर्टी होती है। और हम जानते हैं कि शेप सिर्फ सॉलिड्स में उनकी शेप डिफॉर्म होती है, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर शेयर मोल्डस नहीं होता। उनके अंदर शेयर अगर मोल्डस नहीं है तो शेप डिफॉर्म करने की और रिस्टोर करने की एबिलिटी भी नहीं होती। इसी वजह से ट्रांसफर वेव्स लिक्विड और गैसेस में डेड हो जाती हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ट्रांसफर वेव्स की जगह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का होता तो याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तमाम मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए हमें शेयर मॉडल्स नहीं बल्कि बल्क मॉडल्स रिक्वायर्ड होता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज रिक्वायर्ड होता है, और वो सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों में होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव फॉर्म है वो साइन वेव है। साइन वेव का मतलब है कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ होगा वही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म। और अगर हम इसकी बात करें कि हमारा ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, कि मीन्स अगर टाइम जीरो है बॉडी मीन पे, तो जो ग्राफ होगा वो साइन फंक्शन का ग्राफ होगा। इसी वजह से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। मीन्स साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है एक्स, जब थीटा चेंज होगा एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। विच इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड विल। क्या प्रेशर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होता है? इसका आंसर है नो। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और जब कोई क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो तो पावर को जीरो लिखा जाता है। इसका मतलब यहां पर जो राइट आंसर है वो डेल्टा रिमेन सेम। लेकिन ऐसा क्यों होता है? स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू लैप्लास करेक्शन वो गैमा टाइम पी ओवर रो के इक्वल है। जब भी आपका प्रेशर इंक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज करता है और डेंसिटी इंक्रीज करती है। जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा उतनी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर और डेंसिटी की जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जब प्रेशर और डेंसिटी की रेशो कांस्टेंट तो वी की वैल्यू भी कांस्टेंट। इस वजह से कभी भी एग्जामिनर आपको कहे कि प्रेशर को 100 टाइम्स कर दिया, 10 टाइम्स कर दिया, स्पीड ऑफ साउंड पे क्या चेंज आएगा? नो चेंज। इन द फॉलोइंग फिगर द वेवलेंथ इज, हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमें यहाँ पर वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। ये बात याद रखिएगा कि वेवलेंथ हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग होती है, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग कभी भी वेवलेंथ को ना देखिएगा। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है जो फेज में हो। उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो फेज में हो, जैसे क्रस्ट और क्रस्ट का डिस्टेंस, ट्रफ और ट्रफ का डिस्टेंस। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये आपकी वेवलेंथ होगी। अब ये डिस्टेंस कितना है? यहां पर नंबर ऑफ वेव्स को देखें, यहां तक टोटल वेव्स 2 हैं। इसका मतलब जो टोटल आपकी लेंथ है 2 मीटर, ये 2 लैम्डा के इक्वल है। तो अगर 2 मीटर 2 लैम्डा के इक्वल तो हमारी वेवलेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का चार्ली होगा। Due to overlapping of two identical waves, the speed of resultant wave, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव के अकॉर्डिंग जब भी वेव सुपरपोज करती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो एम्पलीट्यूड में चेंज आता है, स्पीड कभी चेंज नहीं होती। क्योंकि स्पीड के बारे में हम जानते हैं कि स्पीड प्रॉपर्टी है मीडियम की। तो स्पीड अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है मीडियम की तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हमारे पास मीडियम चेंज नहीं होगा स्पीड चेंज नहीं होगी। जैसे रिफ्रैक्शन होती है ना, तो रिफ्रैक्शन की वजह से स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। कभी भी सुपरपोज करने से हमारे पास स्पीड ने चेंज नहीं होना, चेंज होगा एम्पलीट्यूड,
चेंज होगी इंटेंसिटी। इस वजह से हमारा जो राइट आंसर होगा इस केस में वो रिमेन सेम डेल्टा होगा। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द रेशियो ऑफ विच टू क्वांटिटीज इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में किन दो क्वांटिटीज की रेशियो कांस्टेंट होगी? इसका राइट आंसर एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट है। रीजन, एक्सेलेरेशन का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट होता है। जब दो क्वांटिटीज का रिलेशन आपके पास डायरेक्ट होगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एलिमिनेट करेंगे तो यहां पर कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर है। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और साथ नेगेटिव साइन आता है जो शो करेगा कि एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स मीन है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को लेफ्ट पे ले जाऊं तो ए और एक्स इन दोनों की रेशियो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो राइट आपका आंसर चार्ली होगा। The velocity and displacement graph of a body executing simple harmonic motion is। simple harmonic motion में velocity और displacement का जो ग्राफ होता है वो elliptical होता है। क्यों? क्योंकि जब आप simple harmonic motion को पढ़ते हो तो आपके पास ये इक्वेशन आती है v स्क्वायर ओवर v नॉट स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इस इक्वेशन को कहा जाता है कि दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो हमें यहीं पर पता है कि हमारी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो एलिप्स की इक्वेशन है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, वो पैराबोलिक होता है, वो इक्वेशन से प्रूव होता है। तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारा जो ग्राफ होगा वो एलिप्टिकल होगा। यानी अगर आप यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हो जिसमें अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास वेलोसिटी और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारी डिस्प्लेसमेंट हो, तो ये ग्राफ हमारे पास एलिप्टिकल शेप का। अब माइंड में आता है ऐसा क्यों? उसकी वजह यह कि जिस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो होती है वहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, और जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। दोनों कभी भी सेम टाइम पे जीरो नहीं है। अगर हम रेस्ट के अलावा बात करें, हमेशा एक चीज जीरो है तो दूसरा मैक्सिमम। जैसे जब बॉडी मीन पोजीशन पे होती है उस पॉइंट के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वहां वेलोसिटी जीरो है। फिर अगेन बॉडी मीन को क्रॉस करेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर बॉडी जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगी दोबारा से वेलोसिटी मैक्सिमम। तो ये तमाम पॉइंट्स अगर इंस्टेंटेनियसली देखे जाएं और मिलाए जाएं तो ग्राफ आपका एलिप्टिकल बनता है। एक और चीज माइंड में आती है, ग्राफ सर्कुलर क्यों नहीं है? सर्कल के अंदर हमारा सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, यानी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इस ग्राफ में जो ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल x नॉट है और वर्टिकल v नॉट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या v नॉट और x नॉट इक्वल होते हैं? आपको ये फार्मूला पता होगा, v नॉट इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा। x नॉट ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तब v नॉट के इक्वल आएगा। तो अगर ओमेगा हमारे पास 1 के इक्वल हो तब v नॉट और x नॉट इक्वल हैं। इस केस में हमारा जो ग्राफ होगा उसकी शेप सर्कल होगी, अदरवाइज कभी भी हमारा ग्राफ सर्कुलर नहीं होता। तो ये माइंड में रखिएगा कि जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, द ग्राफ विल बी ऑलवेज एलिप्टिकल अनलेस ओमेगा इज इक्वल टू 1। इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम में, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और आप जानते हो कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है ये पाथ फंक्शन होता है। तो कभी ये ना कहिएगा कि अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन जीरो होगा। नो, वर्क डन जीरो नहीं होता, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन होती है। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के चेंज का सम है। तो डेल्टा यू की वैल्यू अगर जीरो तो क्यू इक्वल आ जाएगा वर्क डन के। तो क्वेश्चन है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम में वर्क पॉजिटिव तो हीट भी पॉजिटिव, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम आएगा, और हीट गिवन टू द सिस्टम कौन सी ऑप्शन है? दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी सेम है, डायरेक्शन सेम है, फिनोमिना इंटरफेरेंस होगा। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो फिर स्टेशनरी वेव होता। तो आपने स्टेटमेंट में देखना है कि कंडीशंस क्या है, और जो बीट्स होती हैं उनमें फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, उनमें फ्रीक्वेंसी आपकी डिफरेंट होती है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, डायरेक्शन सेम हो, तो फिर बीट्स होती हैं। और स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव ये दोनों सेम है, इनमें सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लाइन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये तमाम कंडीशंस हो तो तब आपकी स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं।
If particles are displaced in a direction perpendicular to the waves, then waves are. हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। ये एरो अगर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपगेशन ऑफ वेव को, प्रोपगेशन ऑफ वेव का मतलब है कि इस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और कहा यह गया कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये बच्चे कौन सी वेव होती है? ये ट्रांसवर्स वेव होती है। और लॉन्गिट्यूडल वेव के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलोंग द डायरेक्शन मूव करते हैं। तो ट्रांसवर्स है होता ही बच्चे अक्रॉस द मोशन, और लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द मोशन होता है। तो राइट आंसर इज ओनली बीटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑन फ्री स्पेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को पढ़ो। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, एब्सेंस ऑफ मीडियम, और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 0 है। अब होता यह है कि हम जल्दी में ये बस पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 डिग्री, आंसर अल्फा मार्क कर देते हैं, गलत। हमें ये देखना है कि मीडियम कौन सा है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। तो फ्री स्पेस में तो मीडियम ही नहीं है, तो कैसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी? इसलिए राइट आंसर डेल्टा होगा। When we double the frequency, the product of frequency and time period. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है जब दो क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट हो वो 1 के इक्वल हो। जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चे अगर आपको कहा गया फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो टाइम पीरियड भी डबल आपके पास उसके मुताबिक चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का रिलेशन इनवर्स होता है। तो अगर इनका रिलेशन इनवर्स और आप कह रहे हो फ्रीक्वेंसी डबल तो टाइम पीरियड हाफ, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर सेम। जैसे मैं यहां पर कहूं कि फ्रीक्वेंसी डबल की तो टाइम पीरियड आपका हाफ हो जाएगा, तो कैंसिल, आंसर तब भी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो दैट विल बी रिमेन सेम, और रिमेन सेम क्या है? इक्वल टू 1। When a wave changes its medium and moves into a denser medium, then मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मीडियम के चेंज होने से स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है। हमारे पास यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक सोर्स से होता है, मीडियम से नहीं होता, तो फिर v इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स लैम्डा। तो इसका मतलब जब मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगी। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो बीटा और चार्ली, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों डिक्रीज करेंगे, आंसर होगा डेल्टा। और ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स, क्योंकि ट्रांसफर वेव डेंसर मीडियम में जाकर स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड भी कम, उसकी वेवलेंथ भी कम। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल होता तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों इंक्रीज करते। द रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा इसका राइट आंसर है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल वेव इक्वेशन। और यूनिवर्सल कहने की रीजन ये कि हर तरह की वेव पर अप्लाई होगा। ये इसका फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। A vibrator produces 25 waves in 5 seconds. What is the time period? हमें 25 waves के बारे में बताया गया कि नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास 25 है n, और टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इसका फार्मूला टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो टोटल टाइम हमारे पास है 5 और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमारे पास हैं 25। 1/5 और 1/5 होता है 0.2। मीन्स एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जो टाइम होगा वो 0.2 सेकंड। तो 1/5 0.2, करेक्ट आंसर इज चार्ली। इफ Cp is 10 and Cv is 7, the general gas constant is, जनरल गैस कांस्टेंट क्या होता है? जनरल गैस कांस्टेंट हमारे पास होता है R, उसको कैलकुलेट करना है। जब आप जानते हो कि Cp और Cv का जो डिफरेंस होता है वो R होता है। तो Cp की वैल्यू यहां पर 10 है, Cv की वैल्यू 7 है, तो 10 - 7 3, तो R की वैल्यू यहां पर 3 के इक्वल आएगी। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इज, हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कंपेयर करना है। हम जानते हैं कि जब दो डिफरेंट गैसेस को कंपेयर किया जाता है तो हमारी जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है उसका ताल्लुक डेंसिटी के साथ इनवर्स होता है विद स्क्वायर रूट।
ये फार्मूला कहाँ से आया? स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूला को देखो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा टाइम p ओवर रो, ये रिलेशन है इनवर्स। तो यहां पर आपके पास दो गैसेस कौन सी हैं? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जिसका नाम पहले वो न्यूमरेटर में, जिसका नाम बाद में वो डिनोमिनेटर में। अब ऊपर कौन आएगा? ऊपर आएगा ऑक्सीजन। नीचे कौन आएगा? नीचे आपके पास, सॉरी, ऊपर आएगा आपके पास हाइड्रोजन, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, और नीचे हमारे पास आएगा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ओवर ऑक्सीजन। अब आप सोचेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डेंसिटी कैसे फाइंड करें? याद रखें, डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम है। आपको डेंसिटी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपने मोलर मैस देखना है। तो मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन का मोलर मैस होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 32। तो 2 और 32 कैंसिल, 16 और 16 का अंडर रूट 4, तो 1:4 आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो कभी भी ऐसे दो गैसेस हों, मोलर मैस पता है, इजीली आपके पास आंसर फाइंड हो जाएगा। साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर एट एसटीपी बिकॉज। क्यों साउंड की स्पीड मॉइस्ट एयर में ज्यादा होती है? बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जब हवा में मॉइस्चर आता है तो हमारे पास हवा की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। आप कहोगे क्यों कम हो जाती है? क्योंकि मॉइस्चर के आने से वाटर पार्टिकल्स ऐड हुए। जब आप वाटर के मॉलिक्यूलर मैस को देखते हो तो वाटर का मॉलिक्यूलर मैस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस कम होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर मैस कितना होगा? 16 + 2 18, और ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। तो जब हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स ऐड हुए ताकि हवा मॉइस्ट हो जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, तो बेसिकली डेंसिटी कम हो जाती है। और स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है उसमें स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन डेंसिटी के साथ इनवर्स है। तो जब आपकी डेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो क्या आपके पास इसमें राइट आंसर होगी? फर्स्ट ऑप्शन है मॉइस्ट एयर इज हैवियर। गलत है, मॉइस्ट एयर हैवियर नहीं है। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ड्राई एयर। ये बेसिकली डेंसिटी होगी कि डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर। क्या ये आपका राइट आंसर होगा? नो, डेंसिटी मॉइस्ट एयर की कम होती है। थर्ड वन, द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर। नो, प्रेशर पे डिपेंडेंस भी नहीं है। द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस। ये आपका राइट आंसर होगा कि मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो डेल्टा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Which one of the following properties is not exhibited by the longitudinal wave? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसी क्वेश्चन को इस अंदाज में पूछा गया कि कौन सी प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूडनल वेव शो नहीं करती। इसका राइट आंसर है पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन का काम होता है ट्रांसफर्स नेचर को चेक करना। अगर एक वेव ट्रांसफर्स है तो फिर उसकी पोलराइजेशन होती है, और अगर एक वेव ट्रांसफर नहीं है उसकी पोलराइजेशन नहीं होती। तो पोलराइजेशन हमारा फिनोमिना होगा जो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा कि क्या वेव ट्रांसफर्स है या लॉन्गिट्यूडनल, और इसी वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करती। एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डबल एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 के मुकाबले में कहां साउंड की वेलोसिटी डबल हो जाएगी? अगेन ये क्वेश्चन कंपैरिजन का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये कि वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड का ताल्लुक टेम्परेचर के स्क्वायर रूट से डायरेक्ट होता है। आप इससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास जो टेम्परेचर है वो n टाइम्स हो जाए, टेम्परेचर आपके पास n टाइम्स हो जाए, तो फिर आपके पास वेलोसिटी भी उसके मुताबिक चेंज होगी। इस बल्कि शॉर्टकट से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, इसी से फिर शॉर्टकट की तरफ भी आ जाएंगे ताकि दोनों मेथड आपको पता हो। v1/v2 क्वेश्चन है कि वेलोसिटी डबल हो रही है। अगर वेलोसिटी डबल हो रही है इसका मतलब v2 पहले के मुकाबले में डबल हो गया, ये हमें गिवन है। अब टेम्परेचर जो पहले है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, यह आएगा 273 केल्विन, और ये आपके पास आ गया T2। v1 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर लो ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो, तो 1/4 इज इक्वल टू 273/T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 हमारे पास आएगा 4 टाइम्स ऑफ 273। अब ये आंसर केल्विन में आएगा। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो नजर आ रहा है कि आपका जो आंसर होगा वो 1000 से ग्रेटर होगा। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है 273 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 4 28, प्लस 1 29, एंड 4 इंटू 8 10, तो 1092।
इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1092 केल्विन हमारी वैल्यू आएगी। अब हमारे पास ऑप्शन जो है वो सेल्सियस में है, तो क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 273, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बीटा 819 डिग्री सेल्सियस। अब ये मेथड, अब शॉर्टकट की तरफ आता हूं कि शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट आपके पास ये है कि अगर आपको कहा जाए कि आपकी वेलोसिटी जो है वो n टाइम्स हो रही है, n कुछ भी नंबर हो सकता है, डबल हो सकता है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इवन हाफ भी, मतलब बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, तो आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा कि वेलोसिटी आपकी डबल हो रही है। अब वेलोसिटी आपकी डबल हो रही है, इसका मतलब आपके पास जो n की वैल्यू है वो 2 है, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे, n 2 है, 2 के स्क्वायर को जो टेम्परेचर गिवन है इसको यहां पर पुट कर देंगे केल्विन में, तो सेम चीज नहीं है, 273 इंटू 4, आपका आंसर आएगा 1092 केल्विन, और सब्ट्रैक्ट करोगे 273 तो आंसर होगा 819 डिग्री सेल्सियस। तो शॉर्टकट से करें, मेथड से करें, आंसर सेम आएगा। दोनों का पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर शॉर्टकट भूल जाए तो मेथड पता होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हीट एनर्जी एडेड टू अ सिस्टम अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अपीयर्स एज, जब हीट ऐड करेंगे आइसोथर्मल कंडीशन में तो वो किसके इक्वल होगी। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो। अब फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो हीट है वो वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, तो डेल्टा यू अगर जीरो तो हीट वर्क डन के इक्वल। तो यही आपसे पूछा गया कि जो हीट ऐड करोगे, मतलब हीट पॉजिटिव है, वो किसके इक्वल आएगी, वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट ऐड हुई पॉजिटिव तो वर्क भी पॉजिटिव, तो हीट ऐड हुई तो वर्क डन बाय द सिस्टम, करेक्ट आंसर इज अल्फा। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बिकॉज, क्यों सॉलिड के अंदर स्पीड एयर के मुकाबले में ज्यादा होती है। एक रीजन तो ये कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, डिस्टर्बेंस जल्दी ट्रांसफर होती है। अब वो ऑप्शन तो नहीं है, तो दूसरी जो ऑप्शन आपके पास है वो ये कि हमारे सॉलिड्स के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है, ये फार्मूला है सॉलिड्स के अंदर। तो जितनी बचे ये रेशो हमारे पास ज्यादा होगी, उतनी हमारी स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और हम जानते हैं कि सॉलिड ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, तो जो ज्यादा इलास्टिक होगा उसकी रेशो ग्रेटर, उसकी वैल्यू भी ग्रेटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि ई और ओ की रेशो सॉलिड की एयर के मुकाबले में ज्यादा है, एंड दैट इज बीटा। और इवन सिर्फ ये भी लिखा होता है ना कि सॉलिड्स के अंदर मॉडुलस ज्यादा होता है, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। First law of thermodynamics when applied to an adiabatic process is, adiabatic process क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी तरह की हीट एक्सचेंज ना हो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। और नो हीट एक्सचेंज का मतलब होगा कि Q की वैल्यू जीरो होगी। अब फर्स्ट लॉ के मुताबिक हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के चेंज का सम है, तो जब आपकी Q की वैल्यू जीरो तो राइट साइड के ऊपर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो यहां पर दो इक्वेशंस बन सकती हैं। एक, अगर मैं वर्क को लेफ्ट पे ले जाऊं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, कि वर्क नेगेटिव डेल्टा यू पॉजिटिव। और दूसरा ये कि मैं अगर डेल्टा यू को वहां पर ले जाऊं तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और एक एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहां वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन है, और यहां वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डेल्टा यू नेगेटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, लेकिन हमें यहाँ पर इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन कौन सी करेक्ट होगी, डेल्टा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। A system does 600 joule of work and at the same time has its internal energy increased by 320 joule. देखो 600 जूल आपके पास जो है वो सिस्टम ने काम किया, तो ये पॉजिटिव होगा, और सेम टाइम के ऊपर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ये भी पॉजिटिव होगा। फाइंड करना है हीट। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हीट W और डेल्टा U का सम दोनों पॉजिटिव हैं,
दोनों के साथ पॉजिटिव साइन लगाओगे, साइन का खास ख्याल रखना होता है इन क्वेश्चंस में। तो राइट आंसर 920 जूल। तो कौन सी ऑप्शन? बीटा। तो बीटा आपका इस केस में राइट आंसर होगा। 2 मीटर लॉन्ग पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, व्हाट इज हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी? और लास्ट हमें कह दिया गया कि स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। हमें पाइप की लेंथ गिवन है और हमें हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहले फंडामेंटल को फाइंड करना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आएगी। तो यहां पर आपके पास पाइप जो है ओपन है बोथ एंड से, तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L के इक्वल होती है, V/2L। तो यहां पर V की वैल्यू है 340 और जो लेंथ हमारे पास है वो है 2 इंटू 2 4। तो 340 को डिवाइड करोगे 4 से, आपका आंसर होगा 85, क्योंकि 340/2 175 होता है। तो यहां पर आपके पास आंसर आएगा 85। तो 85 हर्ट्ज करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बीटा। अगर ये आंसर ना हो फिर चेक करें सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिर आपके पास उसके मुताबिक आंसर होगा। और यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक है, ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, क्योंकि जो सेकंड हार्मोनिक होगा वो 85 का डबल यानी 170 होगा। स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैश वेवलेंथ। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि वेवलेंथ क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया लेंथ लैम्डा का क्या होगा। स्ट्रिंग के केस में हम जानते हैं कि जो फर्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है उसमें जो लेंथ है वो λ/2 के इक्वल है। ये नोड्स के दरमियान डिस्टेंस ये λ/2। तो यहां पर जो आपके पास L है वो λ/2 का इंटीग्रल है। चले आगे चलते हैं। जब नेक्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी वहां पर नंबर ऑफ लूप्स आपके पास हो जाएंगे 2। जब नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे 2 तो वहां पर आप लेंथ के बारे में क्या कहेंगे? आप कहेंगे अब भी वो जो लेंथ है वो आपके पास लैम्डा के इक्वल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले λ/2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था और अब λ/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 2 से कैंसिल और ये लैम्डा आ जाएगा। और यही क्वेश्चन है कि जो लेंथ है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल है। आपका आंसर होगा द लेंथ इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। करेक्ट आंसर इज 40। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वो कैसे? आपको याद होगा कि स्ट्रिंग के केस में nth मॉड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2L/n। यहां से अगर आप L को कैलकुलेट करो तो L आएगा n टाइम्स λn/2। तो सेम चीज है। तो डायरेक्ट करना चाहो उसके लिए फार्मूला याद है या फिर चेक कर लो क्या आंसर आएगा, हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। करेक्ट आंसर इज 40। A stationary wave is set up in a pipe of length L which is open from one end. There are 3 nodes. How many antinodes are there in the stationary wave? क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में कहता है कि पाइप जो है वो ओपन है एक एंड से। जब पाइप एक एंड से ओपन हो और एक एंड से क्लोज हो तो याद रखिएगा यहाँ नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स इक्वल होते हैं। अगर आपको एग्जांपल दूं, जो पहला हमारे पास स्टेशनरी वेव है वो ये है, इसमें एक नोड है और एक आपका एंटी नोड है। जो पाइप दोनों एंड से ओपन होता है वहां पर एंटी नोड नोड से ज्यादा होते हैं और एक ज्यादा। अगर 3 नोड हैं तो 4 एंटी नोड। तो यहां पर आपके पास हमेशा नोड और एंटी नोड इक्वल, चाहे 3 नोड हो 10 नोड हो, अगर 3 नोड है तो 3 ही एंटी नोड। करेक्ट आंसर इज बीटा। A cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency f in air. हमारे पास एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है और ट्यूब दोनों एंड से ओपन है और इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है उसकी वैल्यू f गिवन। द ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इनटू वाटर। इसको हमने डिप कर दिया वाटर के अंदर और आगे वो कहता है कि जब डिप किया वाटर में, कितना किया? हाफ। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। देखो बच्चे, जब इस पाइप को आप पानी में डिप कर दोगे इसका मतलब आपका एक एंड अब ओपन है और एक एंड आपका क्लोज है। और आपने उसको कितना डिप किया है? आपने उसको हाफ डिप कर दिया। आपने हाफ डिप कर दिया, अब एक एंड उसका ओपन, एक एंड आपका क्लोज। अब दो चीजें चेंज हुई, एक कंडीशन चेंज हो गई कि पाइप ओपन से क्लोज हो गया और दूसरा जो लेंथ आपके पास L थी अब हाफ वाटर के अंदर है, आपकी लेंथ हाफ हो गई है। हम जानते हैं कि जब पाइप एक एंड से ओपन हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला V/4L होता है। तो अब ये जो लेंथ है ये आपके पास हाफ है। जब लेंथ आपके पास हाफ, ये आएगा L/2। तो 2 को 4 से कैंसिल करो तो ये आ गया 2। तो ये रिजल्ट आया V/2L। तो क्या V/2L ओपन पाइप का फार्मूला नहीं है? इसका मतलब अगर ओपन पाइप होता तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होती। इसका मतलब
अगर लेंथ हाफ हो गई पानी में डिप करने से, आपका फार्मूला सेम आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो पहले अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो अब भी फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगी, क्योंकि लेंथ हाफ हो गई है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझ आ जाए कैसे सॉल्व करना है तो बहुत आसान क्वेश्चन ये कंसीडर होता है। When path difference between the two waves are integral multiple of wavelength, the resultant effect is called। अगर आपका जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो n टाइम्स हो वेवलेंथ के, तो ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमा प्रोड्यूस होंगे। तो पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर होता कि पाथ डिफरेंस n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा है, या फिर 2n प्लस 1 एलसीएम ले लिया मैंने टाइम्स लैम्डा बाय 2 है, तो तब आपके पास इंटरफेरेंस जो होती वो डिस्ट्रक्टिव होती। तो इस केस में हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज बीटा, क्योंकि n टाइम्स लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेल्टा यू फॉर अ प्रोसेस इज जीरो, द प्रोसेस इज कॉल्ड। किस प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होगा? डेल्टा यू का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी उस प्रोसेस में जीरो होगी जहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और हम जानते हैं आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता। करेक्ट आंसर इज बीटा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, तो चेंज जीरो आएगा। लेकिन एक चीज देखें, बाकी ऑप्शन भी तो सही हैं, बाकी ऑप्शन भी सही हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी। आपके पास फ्री एक्सपेंशन जो होती है वहां पर आपके पास गैस फ्रीली एक्सपैंड करती है, फ्रीली आपके पास एक्सपैंड करने का मतलब है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, और जब गैस फ्रीली एक्सपैंड करती है तो वहां पर भी आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड होता है। सिस्टम आइसोलेटेड है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर। और क्लोज साइकिल का मतलब क्या है? आपकी स्टेट चेंज नहीं होगी, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर इस केस में क्या होगा? डेल्टा। तो जल्दबाजी के अंदर हम कहेंगे कि शायद प्रोसेस आइसोथर्मल है, लेकिन इन तमाम के अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, तो राइट आंसर आपका डेल्टा होगा। 0.65 mole of nitrogen gas is heated from 39.5 degrees Celsius to 54.5 degrees Celsius at constant volume. The change in internal energy is। हमें नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल गिवन है, इसके अलावा हमें टेम्परेचर का चेंज गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के चेंज का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, और वो है n टाइम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 R इंटू डेल्टा टी। अब नंबर ऑफ मोल हमें गिवन है 0.65। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कैसे आता है? वो गैस से आता है। नाइट्रोजन गैस डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। अगर मोनोटॉमिक होता तो 3 है, अगर पोली होता तो 7 है। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है कि वो 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 2। आर की वैल्यू को मैं भी छोड़ रहा हूं। टेम्परेचर का चेंज 54 और 39, इनका डिफरेंस कितना होगा? 15, क्योंकि 0.5 भी है, 15 आएगा, तो टेम्परेचर का चेंज आ गया 15। और चेंज सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। आर की वैल्यू क्या पुट करें? हम जानते हैं कि जो आर की वैल्यू है, जो गैस कांस्टेंट, वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है, और इसके अलावा आर की वैल्यू 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन है। तो पहले आसान को पुट करके देख लेते हैं। आप चाहो तो 8 कर लो, आसान 2 है, 2 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। 2 पुट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल, क्योंकि आंसर कैलोरीज में भी है, इसलिए मैं पहले कैलोरीज की तरफ जा रहा हूं। ये कैंसिल हो गया। 15 इंटू 5 क्या होता है? 75, और 0.65 को 75 से मल्टीप्लाई करना। जब डेसिमल हो ना, तो मल्टीप्लाई आपने डेसिमल के बगैर करना होता है। तो मैं अगर डेसिमल के बगैर मल्टीप्लाई करूं 75 को 65 से, सो 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 5 35 प्लस 2 37, उसके बाद 6 इंटू 5 30, और 6 इंटू 7 42, 42 प्लस 3 45, तो ये आया 4875। अब डेसिमल को मूव करो, जो डेसिमल है वो आपके पास 2 प्लेसेस के बाद, तो यहां भी 2 प्लेसेस के बाद आएगा, तो आपका आंसर है 48.75। और आपने इसको कैलोरीज में यूज किया था, तो ये कैलोरीज में, तो क्या ये ऑप्शन है? अल्फा। और यही हमेशा हमें करना होता है कि आंसर अगर कैलोरीज और जूल दोनों में है ना, तो पहले कैलोरी वाली वैल्यू को यूज करके देखो, वो आसान है, मल्टीप्लाई करना आसान होगा।
और अगर उससे आंसर ना आए तो फिर इसका मतलब है 8.3 को यूज करना होगा। A gas performs minimum work when the process is, किस प्रोसेस में वर्क मिनिमम होगा? इस केस में उसने एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं बताया, जनरल पूछा, आपका आंसर आइसोकोरिक होगा, क्योंकि आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आपका वर्क डन जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि वर्क किसके इक्वल होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ही चेंज ना हो तो वर्क कैसे होगा? इस वजह से आंसर डेल्टा। अगर एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता, फिर एक्सपेंशन में वर्क मिनिमम होता है एडियाबैटिक में, और कंप्रेशन में वर्क मिनिमम होता है आइसोबैरिक में। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है, इस वजह से यहां पर आंसर आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक का दूसरा नाम आइसोमेट्रिक होता है। A system changes from state P1V1 to P2V2 as shown in the figure. What is the work done by the system? हमें प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ गिवन है और हमें यहां पर वर्क डन को फाइंड करना है। प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ के अंदर आपने एरिया कैलकुलेट करना होता है। तो यहां जो ग्राफ है बच्चे वो ये है, दिस वन। तो एरिया जो होगा वो इसके नीचे फाइंड करोगे ना, और जब इसके नीचे एरिया फाइंड करेंगे तो ये कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है? ये है ट्राइपीजियम, जिसको हम ट्राइपोजाइड भी कहते हैं। और जो ट्राइपीजियम होता है उसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, और एरिया का फार्मूला आपको उन्हीं पैरेलल साइड्स की फॉर्म में लिखना होता है, वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अगर मैं आपको यहां पर लेबल करके दूं तो ये दो साइड्स आपकी पैरेलल हैं, इस साइड को बोलेंगे ए, इस साइड को बोलेंगे बी, और इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, इसको बोलेंगे सी। तो आपने अपने फार्मूला में बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, आपका वर्क डन फाइंड हो जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू क्या है? ए को अगर आप देखो तो ए आपके पास 0, क्योंकि ये 0 है, और यहां से लेकर कहां तक है? 1 तक। तो ए की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 आएगी। अगर आप बी को देखो, बी भी स्टार्ट 0 से हो रहा है और एंड कहां पर हो रहा है? वो 6 पे एंड हो रहा है, तो यह आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। साथ आपके पास है सी की वैल्यू। सी कहां से कहां तक है? सी आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक, तो 1 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 4। तो यहां सी की वैल्यू आएगी 4। यूनिट का ख्याल रखिएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ओके, प्रेशर पास्कल में, ओके, कुछ कन्वर्ट नहीं करना, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल करूं, ये 2 आ गया, 1 प्लस 6 7 होता है, तो ये आपके पास आएगा 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, और साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो 7 इंटू 2 14, तो 14 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, और यूनिट क्या होगा? जूल, क्योंकि वर्क डन है। अब यहां पर देखें कि कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगी, 14 वाली, दैट इज चार्ली, 14 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। अच्छा, अब अगर आप चाहो कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राइपीजियम से सॉल्व नहीं करना, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इस शेप को डिवाइड कर लो। तो ये ट्राइंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, उस केस में आपने दोनों का एरिया ऐड करना है। तो जब दोनों का एरिया ऐड करोगे तो फिर आपके पास राइट आंसर आएगा, और सेम आंसर आएगा अगर आपने कोई गलती ना की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज अ मेजर ऑफ। टेम्परेचर हमारे पास किसका मेजर होता है? बेसिकली टेम्परेचर की डेफिनेशन है कि टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर देखें कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? अल्फा। और ये कहां से आता है? ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है कि टेम्परेचर इज 2/3k टाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो ये सिंबल्स हैं ये वाले, ये एवरेज के सिंबल्स होते हैं। तो टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, तो राइट आपके पास आंसर होगा अल्फा। और अगर टेम्परेचर की जगह हीट होता तो हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। एट व्हाट टेम्परेचर केल्विन एंड सेल्सियस आर इक्वल? क्या कभी केल्विन और सेल्सियस इक्वल होते हैं? नो, क्योंकि आप जानते हो कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है। ये आपके पास रिलेशन यू लिखा जाता है, केल्विन प्लस 273। और अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो तो आपको रिवर्स करते हैं। तो याद रखिएगा कि केल्विन और सेल्सियस कभी भी आपके पास इक्वल नहीं होता। केल्विन और सेल्सियस कभी भी इक्वल नहीं होता। आपको एग्जांपल दूं कि फर्ज करो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं 0 में 273 को ऐड करूंगा, और एग्जैक्ट अगर कहें तो 273.15, तो आपका आंसर 273.15 केल्विन होगा। तो कभी भी सेल्सियस और केल्विन इक्वल नहीं होते,
इसका राइट आंसर होगा डेल्टा, नन ऑफ दीज। इनमें डिफरेंस हमेशा 273 का होगा। क्या केल्विन और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं? यस, ये वो टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, और -40 वो टेम्परेचर है जहां पर आपके पास डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। तो कभी भी केल्विन और सेल्सियस को इक्वल ना कीजिएगा। इसका राइट आपके पास आंसर क्या होगा? दैट इज डेल्टा, नन ऑफ दीज। तो ये था हमारे पास मिशन एमबीबीएस का थर्ड फुल लेंथ पेपर। आई होप कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हुए होंगे, अगर कोई गलतियां हैं वो रेक्टिफाई भी हुई होंगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आप इन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एफएलपी में, जो होगा मिशन एमबीबीएस का एफएलपी नंबर 4, और इंशाल्लाह आप उसमें बेस्ट परफॉर्म करेंगे।